चलिए, क्लास 11th हम लोग भूल जाए थोड़ा देर के लिए, बस उसका कुछ नॉलेज अपने माइंड में रखना है। क्लास 11th में जो हम लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो पार्टनरशिप में आपको फाइनल अकाउंट से रिलेटेड पढ़ना है, और क्लास 12th में आपको वही चीज अब दो लोगों के लिए करना है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कि एक आदमी के लिए डील करना और दो आदमी के लिए डील करना, दोनों का टेस्ट अलग होगा, दोनों का प्रोसीजर अलग होगा, चॉइस अलग होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप को थोड़ा सा डिफरेंट मानते हैं। क्लास 12th का पहला चैप्टर एक तरह से समझिए सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड में एनपीओ है, सीबीएसई में एनपीओ हटा दिया गया है, तो ये सिर्फ सीबीएसई में पढ़ना है आपको। यहाँ से सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पार्टनरशिप का थ्योरी हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। थ्योरी हम लोग क्लास 11th में बीएसटी के अंदर पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? क्लास 12th में थ्योरी हम लोग, क्लास 11th में थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल डीलिंग वहां नहीं सिखाया गया। प्रैक्टिकल डीलिंग नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। थ्योरी मतलब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज क्लास 12th में अकाउंटेंसी के अंदर उसको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको 50 नंबर का बिहार बोर्ड में होता है, और सीबीएसई में भी आपको वही अराउंड 40 नंबर 38 नंबर का सिलेबस होता है। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर जो मिलेगा वो सीरीज में मिलेगा। सीरीज में मतलब कि पहले तो फंडामेंटल मिलेगा, जो फंडामेंटल जो अभी चल रहा है आपका, शुरू हुआ है, तो फंडामेंटल में हम लोग पढ़ेंगे। पहले फंडामेंटल में जो इसके डिफरेंट टर्म्स, आइडियोलॉजीज और डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निकलिटीज है उसको पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, कैसे डील करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर्स को अलग अलग तरीके से सेगमेंट वाइज तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, उसके बाद चेंज इन पीएसआर, गुडविल, ये सारे चैप्टर्स आपको इसमें मिलेंगे। और ये आपको बहुत मजेदार चैप्टर होगा, बशर्ते आपको शुरुआती कुछ क्लास में मिस नहीं करना पड़ेगा। जिनका छूट जाएगा उनको बहुत परेशानी होगी बाद में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग देखेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये मीनिंग जो है वो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके करेंगे। मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का अगर डिफाइन करना हो? अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट याद है आप लोगों को? 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग होगा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो डीलिंग होता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रहेगा। चलिए, अब आते हैं इसके मीनिंग पे। तो पहले हिंदी में समझते हैं, फिर हम इसको इंग्लिश में समझाने का कोशिश करेंगे आपको। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर, कम से कम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए? कम से कम कितने लोग? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक लीगल बिजनेस परफॉर्म करते हैं, जो या तो सब लोग मिलकर चलाएगा या उनमें से कुछ लोग सबको रिप्रेजेंट करते हुए चलाएगा। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। बिजनेस है तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करना पड़ेगा। बिजनेस के सारे रिस्क को उठाना पड़ेगा। उसके बाद उस बिजनेस से हुए प्रॉफिट एंड लॉस को एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में बांटेगा। ठीक है, ये दो लोगों के बीच या दो से ज्यादा लोगों के बीच का आपसी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, अब सोल ट्रेड से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सोल ट्रेड में अकेला आदमी होता था, वो अकेले पूरा डीलिंग करता था, अकेले सारा कैपिटल इंट्रोड्यूस करता था, अकेले सारा रिस्क लेता था, अकेले सारा प्रॉफिट लॉस भी बियर करता था। समझ में आ रही है बात? इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सोल ट्रेड। सोल ट्रेड जिसके बारे में क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, और आप बिलीव करिए मेरी बात को, आगे चल के आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा क्यूरियस नहीं रहेंगे तो स्लिप कर जाएगा टॉपिक, फिर पूरा चैप्टर आपके लिए बोझ हो जाएगा। फिर आप आइएगा, हाजिरी बनाइएगा, जाइएगा, गार्जियन को लगेगा आप पढ़ रहे हैं, बस 12th आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे कैसे पास कर जाए, बात खत्म। तो 11th क्लास का फाइनल अकाउंट आपका माथा झकझोर दिया होगा, परेशान किया होगा। 11th क्लास में फाइनल अकाउंट परेशान किया कि नहीं किया? सोचिए, जब सोल ट्रेड का हिसाब, जहां सिर्फ एक आदमी के लिए हिसाब किताब करना था और एक आदमी के बिजनेस का हिसाब किताब करना था, तो हमें थोड़ी कठिनाइयां हुई एडजस्टमेंट में, थोड़ी सी कठिनाइयां हुई हमें। विदाउट एडजस्टमेंट में बहुत कम कठिनाइयां हुआ, क्योंकि उसमें फॉर्मेट पे आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट वाले में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो सोच लीजिए कि वहां परेशानी आपको हुई, तो यहां आपको अकाउंट्स भी बढ़ जाएगा। जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसमें भी करना है, पार्टनरशिप में भी करना है। फाइनल अकाउंट आते आते आपको उसमें सोल ट्रेड में 3 फाइनल अकाउंट में कंप्लीट करना पड़ता है अकाउंट, एक ट्रेडिंग, दूसरा पीएल, तीसरा बैलेंस शीट। याद रहेगा। और इसमें आपको क्या है, पहले करना पड़ेगा ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, दोनों में से कोई एक। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप बिजनेस में
आपका बिजनेस खरीद कर बेचने वाला है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? आपका बिजनेस बना कर बेचने वाला है तो आप कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। ये हो गया। अब उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, वो आपको पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से? उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपको बनाना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर चूंकि ये एक आदमी का नहीं है तो इसमें आपको करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चूंकि वहां था कि प्रॉफिट को सीधे कैपिटल में ऐड किए, बैलेंस शीट बनाए, काम खत्म। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन के बाद। उसके बाद पार्टनर्स लोन, अगर है कोई पार्टनर फर्म को लोन दिए हुए है तो वो कंडीशन होगा। ये सारी चीजें आज हम लोग फंडामेंटल चीजों को ध्यान में रखेंगे। पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप का फीचर क्या है, और पार्टनरशिप में क्या क्या टर्म होते हैं, और डीड किसको बोलते हैं। बस इतना हमारा आज का गोल है। तो आप लोग इसको देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं आज थ्योरी में। मीनिंग when two and more persons getting together to run a lawful business, लीगल बिजनेस या लॉफुल बिजनेस, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलते हैं और एक लीगल बिजनेस चलाने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं, कंट्रीब्यूट्स देयर कैपिटल, ठीक है, पूंजी लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? टेकिंग द रिस्क टुगेदर, साथ में रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं। बिजनेस बिना रिस्क का होता है क्या? आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में, जो फंडामेंटल पढ़े हैं, मैं तो चैप्टर वाइज डील करता हूं। फंडामेंटल में आप देखे होंगे कि जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़े हैं तो उसमें देखते हैं सबसे पहला चैप्टर में बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बताता है। तो डिफरेंस का एक बेसिस होता है रिस्क। तो उसमें है कि एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, प्रोफेशन में लो रिस्क, और बिजनेस में हाई रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है? बिजनेस में। तो पार्टनरशिप भी एक टाइप का बिजनेस है। तो सिंपल सी बात है, रिस्क होगा, बिना रिस्क का चलेगा क्या ये? ठीक है, तो रिस्क हो गया। अब इसमें रिस्क है तो रिस्क दोनों लोग शेयर करेंगे, दो लोग मिलेंगे, टू एंड मोर पीपल गेटिंग टुगेदर टू रन अ लॉफुल बिजनेस, कंट्रीब्यूट्स देयर कैपिटल, टेक्स द रिस्क टुगेदर, टेकिंग द रिस्क टुगेदर, ऑपरेटिंग द बिजनेस टुगेदर। उसके बाद एंड शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो एज पर द डीड। ध्यान रहेगा, प्रॉफिट लॉस रेशियो पहले से डिसाइडेड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लेते हैं कि एक आदमी है राम और दूसरा है श्याम। कौन कौन है भाई? ठीक है, राम और श्याम दोनों ने मिलकर कहा कि भाई चलो एक हम लोग शू का शॉप ओपन करते हैं या फुटवेयर ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं? फुटवेयर। बिजनेस का बजट बनाया गया, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिजनेस इन लोगों का अपना एक था कि भाई फुटवेयर का कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10 लाख में भी शुरू कर सकते हैं। छोटा बड़ा वो तो डिपेंड करता है कैपिटल पे ना। तो इन लोगों ने सोचा कि नहीं 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है? राम बोला कि देख भाई 30 लाख हम ले आते हैं, 20 लाख तुम ले आओ। श्याम बोला हम 25 नहीं ला सकते हैं, आधा आधा कहोगे तो 50 में हम 25 नहीं ला सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 20 ला सकते हैं। तो राम बोला ठीक है, तो हम 30 ले आते हैं, तुम 20 ले आओ, ठीक है। या मान लेते हैं हाफ हाफ करके दोनों ने 25-25 लगाया, क्योंकि वो बीच का टर्म है, बीच में हम लोग उसको देखेंगे। 25-25 लाख दोनों आदमी ने लगाया। अब बिजनेस शुरू हो गया भैया। अब बिजनेस शुरू करने का प्रोसीजर हम आपको नहीं बताने वाले हैं, वो क्लास 11th में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज फर्नीचर, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहनलाल रोड मोतीलाल, पढ़े है ना वो सब। तो अब उसको हम नहीं बताने वाले, वो बहुत गीत गा चुके हैं उसके ऊपर, हम कई बार जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक रिवीजन करा चुके हैं। तो बिजनेस शुरू हो गया। अब बिजनेस शुरू हो गया तो परचेज और सेल का कॉन्सेप्ट होगा, बहुत सारा खर्चा होगा। अब इसमें इसने शुरू कर दिया। अब कहा कि देखो भाई प्रॉफिट लॉस कैसे बांटोगे? प्रॉफिट लॉस, राम अगर अकेले बिजनेस करता तो राम को किसी से पूछने का जरूरत था। अब राम और श्याम दोनों है तो बिजनेस में दुकान का क्या कंस्ट्रक्शन होगा, किस नाम से होगा, इस सब में किसका दिमाग जाएगा? दोनों का बुद्धि लगेगा, दोनों का डिसीजन होगा, दोनों बिजनेस को ऑपरेट करेगा, दोनों आकर के ओनर शेयर में बैठ सकता है। समझ रहे हैं बात? ये सारी चीजें हो गई। तो पार्टनरशिप जब हम कर रहे हैं तो राम और श्याम दोनों आदमी हैं, तो इसमें क्या होगा? एक डीड बनेगा। क्या बनेगा? डीड, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं भैया? डीड इज कॉल्ड अग्रीमेंट। डीड को क्या बोल सकते हैं आप? एग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो एक डीड बनेगा। वो डीड कैसा हो सकता है? वो डीड रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ध्यान रखना है कि ओरल को थोड़ा अवॉइड करना है। क्या करना है? ओरल डीड जो है उसको अवॉइड करना है। रिटेन डीड ज्यादा प्रेफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा
किसको ज्यादा प्रीफर करेंगे आप? ओरल डीड जो होता है उसमें डिस्प्यूट होने के चांस ज्यादा है। अब राम और श्याम बोला देखो भाई 50 लाख लगा दिए हैं, इसमें प्रॉफिट हो गया 10 लाख। कितना प्रॉफिट हो गया? अब पहले से डिसाइडेड नहीं था। राम बोला श्याम को कि देखो आधा आधा देंगे, आधा प्रॉफिट हम रखेंगे, आधा प्रॉफिट तुम रखना। ये डिसाइडेड था। अब अंत में राम रख लिया 6 लाख और श्याम को दे दिया 4 लाख। तो यहां तो डिस्प्यूट होगा कि भैया 5 लाख देना था तुमको, तुम हमको 4 लाख क्यों दिया? अब राम कहा तुमको हम कब कहे थे 5 लाख देंगे, हम तो तुमको बोले थे 60-40 बांटेंगे। राम अपने बात से पलट गया। लेकिन अगर ये रिटेन होता तो पलट पाता क्या? अरे बोलिए, रिटेन होता। ऐसे बहुत लफड़ा है, बहुत सारा एग्जांपल आपको दे सकते हैं। एग्जांपल देंगे तो 1 घंटा एग्जांपल में लग जाएगा। अब श्याम बोला कि नहीं भाई देखो तुम गलती किया मेरे साथ, हम 2 लोग को बैठाएंगे, पंचायती करेंगे। राम बोला बैठाओ। ये कलयुग का राम था, त्रेता का राम नहीं था, ईमानदार नहीं था, कलयुग का राम था। तो श्याम बोला कि भाई हम 2 लोग को बैठाएंगे, पंचायती कराएंगे। क्या करेंगे? तो पंचायती करेंगे। तो पंचायती होगा तो लोग आया तो बोला श्याम को कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि राम बोला था कि 5 लाख देंगे या 50% तुम्हारा 5 लाख निकलता है? राम बोला पूछिए ना हम क्या कहे थे। श्याम मुझे चुप हो गया। तो ये किसका नुकसान है? किस कारण से नुकसान हुआ? डीड को ओरल रखने का, बोले हुए बात पे भरोसा नहीं। अब मान लो छोटा सा, आजकल बहुत सारा रील्स आप लोग देखते हैं। मान लीजिए कि राहुल जो है हमसे मोटरसाइकिल मांग के ले गया, हम उसको प्रेम से दे दिए कि ले जाओ 4-5 दिन रखना, और उल्टे जाकर थाना में कह दिया कि मेरा मोटरसाइकिल ले गया हुआ है। अब वो थाना उसको पकड़ लिया, 2-4 डंडा दिया, गाड़ी रिकवर करके मेरे पास ला के दे दिया। अब राहुल हमसे पूछ रहा सर आप तो हमको कहे थे। राहुल कह रहा है थाना में कि सर हमको दिए हैं अपना मन से। हम बोले हम कब दिए हैं, इसको लिख के दिए हैं, पूछिए था। समझ रहे हैं? ओरल का कोई वैल्यू नहीं है। मौखिक का इस जमाने में खासकर बिजनेस टर्म में, अब वो गया बात तो राजपूताना वाला, वो पुरनका जमाना के हम जवान दे दिए हुए हैं, जवान का वैल्यू है। अब वो जवान का वैल्यू नहीं है। वो दादाजी आपके दादाजी के साथ था, उनके दादाजी के साथ वो चीज खत्म हो गया। अब लोग अपना बेनिफिट देखते हैं और बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब क्या है, इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताएंगे आप लोग, एक एक फीचर बताएंगे हमको। पार्टनरशिप समझ में आया? तो पार्टनरशिप डीड कैसा होना चाहिए? अभी डीड के कंटेंट के ऊपर भी आएंगे कि डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। पहले हम बात कर लेंगे पार्टनरशिप के फीचर के बारे में। पहला फीचर है 2 या 2 से ज्यादा लोग। कितने लोग? कम से कम कितने लोग? चलिए आप लोग बोलते चलिए, थोड़ा इंटरेक्ट करिए, मजेदार बनाइए क्लास को। कम से कम कितने लोग? 2 और मोर पीपल। कम से कम 2, मैक्सिमम 50। कोई दिक्कत बेटा? चलिए ये हो गया। दूसरा, एग्रीमेंट में बेस्ड होता है पार्टनरशिप। अच्छा एक बात बताओ, ओरल सर आपने मना किया है कि ओरल दोस्ती, ओरल डील नहीं करना है, लेकिन अर्जुन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम नहीं चाहते कि कागज पे डील करें, और उसको भी मेरे पे भरोसा है, मेरे को भी उससे भरोसा है। जब होगा, भरोसा उठेगा तब की बात है। ओरल डील आज भी होता है, आपको पता है? ओरल डील आज भी होता है। 5% केस में अभी भी ओरल यानी कि मौखिक डील होता है। ठीक है? तो आपको बताया जाता है, अच्छा बुरा दोनों एक ही स्कूल में सिखाया जाता है। अच्छा बच्चा नहीं सीखता है, गलत सीख जाता है। का सिखाना तो दोनों ना है हमको। फिल्म में अच्छाई भी सिखाता है, बुराई भी सिखाता है। बुराई सिखाता है तो आपको इंडिकेट करता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। अब पीते रहता है एक्टर एक्ट्रेस कोई भी, और आप उसको देखते हैं, लेकिन आप उसके पीने का जो तरीका है उसको कॉपी कर लेते हैं, उसके नीचे लिखा होता है उसको नहीं देखते हैं। तो बुराई जल्दी अट्रैक्ट करती है, अच्छाई नहीं अट्रैक्ट करती है लोगों को। जिसको अच्छाई अट्रैक्ट कर जाती है उसका लाइफ समय से पहले सुधरना शुरू हो जाता है। ठीक है? बुराई जल्दी आपको अट्रैक्ट करेगी। रास्ता पर जब आपको गलत रास्ता होगा ना, आपको जल्दी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? ध्यान रहेगा। नेक्स्ट ये हो गया आपका। तो डीड कैसा होना चाहिए? डीड रिटेन होना चाहिए या ओरल होना चाहिए? फेवर किसको करेंगे आप? तो पहला फीचर हो गया 2 से ज्यादा लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग। दूसरा फीचर हो गया बेस्ड ऑन डीड। तीसरा हो गया म्यूचुअल एजेंसी। क्या? फिर से बोलिए। म्यूचुअल एजेंसी। क्या? म्यूचुअल एजेंसी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करेंगे जिसके साथ आपका डेली झगड़ा होता है?
आप उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे जिसके साथ आपका टर्म अच्छा बनता है, म्यूचुअल आपसी जिसके साथ अच्छा संबंध रहेगा उसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे ना। समझ रहे हैं ना बात। तीसरा जल्दी बोलिए आगे। चौथा प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे भैया प्रॉफिट होगा। बिजनेस में कोई तुम्हारे साथ पैसा लगाया है तो प्रॉफिट शेयर करने के लिए लगाया है ना। किस लिए लगाया है? वो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अगर हम और दिव्यांशु पार्टनर है तो प्रॉफिट लॉस बांटेंगे ना भैया। क्यों जुड़ा है मेरे साथ? वो उसके पास खैरात का पैसा पड़ा हुआ था, बिजनेस के लिए आया है। अब बिजनेस का मेन मोटिव ही होता है कि लोगों को सेवाएं देते हुए प्रॉफिट अर्न करना। मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है? पढ़ाए ना अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है लाभ नहीं कमाना, सेवाएं देना। क्या देना? सेवाएं देना। तो इसलिए इतना ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप कंपनी बिजनेस में हैं, आप एम्प्लॉयमेंट में है, रोजगार में है, आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड होगी। लेकिन पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में एक ही समानता है, इक्वालिटी एक ही है, सिमिलैरिटी एक ही है कि सोल ट्रेड में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। क्या होता है? सोल ट्रेड में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस व्हाट? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब होता है जो आपके पास में अपने बिजनेस को लेकर के लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना ही काम करना है। आप 9 बजे दुकान बंद कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आज आपका स्टोर क्लोज करने का टाइम हो गया, स्टाफ चला गया 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, लेटेस्ट 8:30 बजे, 9 बजे स्टाफ चला गया, लेकिन आप ओनर हैं, आपका एक भरोसेमंद स्टाफ आपके साथ है और उस समय कोई कस्टमर आ गया, 5,000 का शॉपिंग उसको करना है तो आप दुकान बढ़ा दीजिएगा कि ना चलिए हम कर ले, आप मिलिएगा नहीं ना। होली दिवाली में देखते होंगे जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उन लोगों को खाने का टाइम नहीं होता है। जॉब वाला क्या है? बैंक में जाइएगा तो 2:30 बजे का लंच करना है उसको, चाहे आप मर रहे हैं, चाहे आपका पेंशन नहीं निकल रहा है, चाहे आप अस्थमा के पेशेंट है, बैठाएगा, बाबूजी बैठिए आधा घंटा लंच करके आएंगे। आधा घंटा उसको खाने में नहीं लगेगा, लेकिन अगर टाइम उसको गवर्नमेंट बैंक में मिला हुआ आधा घंटा खाने का तो आधा घंटा खाएगा, हाँ ही करेगा ऑफिस के अंदर जाकर के। आपका काम वो आधा घंटा के बाद ही करेगा क्योंकि वहां लिमिटेड लायबिलिटी है। क्या है? 10 से 4 में काम हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर कल होगा। लेकिन यहां क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। बिजनेस हमारा है तो मेरे बिजनेस के बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं सोचेगा। That's why there is no restrictions on the liabilities। दायित्वों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ रहा है? चलिए और क्या है नेक्स्ट पॉइंट? लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस। मैंने कहा ना बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए अर्जुन है और उसका पार्टनर नितिन है, वो दोनों मिलकर के घर के पीछे में बंदूक का फैक्ट्री लगा लिया। कोई ऐसा फैक्ट्री लगा लिया जिसको गवर्नमेंट परमिशन उसकी नहीं देती है या लाइसेंसिंग नहीं लिया हुआ है, फिर भी बिजनेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आपका क्या कहलाएगा? लीगल बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। फीचर उसका यही है कि वो पार्टनरशिप को में लॉफुल बिजनेस जरूरी है। लॉफुल, लीगल, द बिजनेस विच इज परमिसिबल बाय द सोसाइटी, बाय द गवर्नमेंट। समझ में आ रही है बात? अगला पॉइंट, नो सेपरेट एंटिटी। मेरे बच्चों अक्सर क्या होता है कि आज किसी कंपनी में तुम्हारे पापा का पैसा लगा हुआ हो, तो पापा तुम्हारे कंपनी के मेंबर है, ओनर है। क्या है? शेयर होल्डर है तो ओनर है। पढ़ाएंगे कंपनी सेकंड हाफ में, पहले पार्टनरशिप पढ़ लो अच्छे से, तो कंपनी जब सेकंड हाफ में पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। तो किसी कंपनी में तुम्हारे पापा का पैसा लगा हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर किसी कंपनी में आपके फादर का पैसा लगा हुआ है तो वो कंपनी रहे या डूब जाए। आपको याद होगा चेन्नई सुपर किंग्स एयरसेल आता था, सामने जर्सी पे एयरसेल लिखा होता था। क्या लिखा होता था? एयरसेल कब का चला गया? जियो के आने के बाद 2016-17 में एयरसेल खत्म हो गया। क्या एयरसेल के जाने से उन लोगों का लाइफ भी समाप्त हो गया जिन लोगों ने एयरसेल में पैसा लगाया था? हमारे आपके मोहल्ले से भी बहुत सारे लोगों ने उसका शेयर अगर खरीदे होंगे, रिलायंस का शेयर खरीदे हैं, आज के डेट में रिलायंस अच्छे जगह पे है, बूम कर रहा है, या एयरटेल अच्छे जगह पे है, या कोई भी कंपनी अच्छी जगह पे है, आप उस कंपनी का शेयर डाउनफॉल में जाने लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उसका पैसा अपना निकाल लीजिएगा, यही ना कीजिएगा। तो एयरसेल कंपनी वो कंपनी था लेकिन पार्टनरशिप से। कैसे इसको रिलेट करते हैं वो समझिए। बिजनेस मीन्स आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस से आपका पहचान है और आपसे आपके बिजनेस का पहचान है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आप अपने बिजनेस से सेपरेटेड नहीं है, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि आप सेपरेट होते हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या वो फीचर हो गया? और बताइए। अब मान लीजिए कि हम जो है अर्जुन से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, दोगुना उम्र के हैं, तो अर्जुन कहेगा कि सर, या हम कहेंगे कि अर्जुन देखो अब जो है पार्टनरशिप जो है ना मेरे जगह पे कोई और आदमी करेगा, हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, हम अपना इंटरेस्ट मतलब यहाँ ब्याज नहीं होगा, इंटरेस्ट मतलब होता है अपना जो लाभ है, अपना जो बेनिफिट है वो किसी और को दे देंगे, दे सकते हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बिना सारे पार्टनर के डिसीजन के हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सभी पार्टनर के विचार के बगैर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला फीचर और है कि 8 ही हो गया? पहला फिर से रिपीट करिए। 2 या 2 से ज्यादा लोग, म्यूचुअल एजेंसी, लीगल बिजनेस, अरे बोलो। चौथा एग्रीमेंट जरूरी है, बिना एग्रीमेंट का नहीं होगा। उसके बाद एग्रीमेंट जो बोलते हैं ना सीधे, उसको ऐसे बोलिए बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। क्या बोले? बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे आधारित। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ का बंटवारा होगा, बिजनेस है तो। और म्यूचुअल बता चुके हैं, बोल चुके हैं। और क्या है? लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपको लॉस होगा तो बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना होगा, फिर से बिजनेस के प्रमोशन के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, दिन रात लगना पड़ेगा। अगर आप डाउनफॉल में है तो आपको दिन रात उस बिजनेस में लगना भी पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और आपका जो स्टाफ है उसका लायबिलिटी लिमिटेड है, आपका लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नो सेपरेट एंटिटी मतलब आप पार्टनरशिप से अलग नहीं है। अगर इन दोनों का बिजनेस का नाम है राम एंड श्याम ब्रोज, राम श्याम ब्रोज ऐसा करके आता है ना, तो राम श्याम ब्रोज करके एक बिजनेस है, पार्टनरशिप में चल रहा है, तो राम और श्याम उस बिजनेस से अलग नहीं है। उस बिजनेस का पहचान इन दोनों से है और इन दोनों का पहचान उस बिजनेस से है, इसीलिए ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स कैंप मींस अमन सर और अमन सर मतलब कॉमर्स कैंप। बात समझ में आ रही है? ये होता है सेपरेशन। इसको एग्जांपल देना जरूरी था, ऐसे हम नहीं देते, अपना टॉपिक पे ही चर्चा कर रहे थे। फीचर समझ में आया? अब आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारा? पार्टनरशिप डीड। उससे पहले हम लोग एक बार फिर से जानते हैं मीनिंग पार्टनरशिप का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सर पार्टनर क्या होता है? पार्टनर क्या होता है? पार्टनर साझेदार, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? साझेदार। साझेदार कौन होता है? द इंडिविजुअल्स हु हैव अग्रीड टू रन द बिजनेस टुगेदर, ये डेफिनेशन बुक में नहीं होगा। द इंडिविजुअल्स हु हैव अग्रीड टू रन द बिजनेस टुगेदर आर नोन एज पार्टनर्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? पार्टनर कहते हैं। वो लोग जो साथ में मिलकर बिजनेस करने का निश्चय करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग पार्टनर के नाम से जानते हैं। जैसे आप हैं, यहां पर राम और श्याम पार्टनर था, ठीक है। फर्म किसको बोलते हैं? एनीबॉडी कुड एक्सप्लेन? कल चर्चा कर चुके थे हम लोग। फर्म किसको कहते हैं? सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। जैसे राम और श्याम अलग अलग क्या है? पार्टनर है, लेकिन जब दोनों को मिला जाएगा तो क्या कहलाएगा? फर्म। राम और श्याम अलग अलग पार्टनर्स हैं और एक साथ दोनों को पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फर्म। आपको दुनिया में कहीं भी कोई कुछ पूछे कि अरे बुआ फर्म किसको बोलते हैं, तो फर्म बिजनेस को बोल सकते हैं, लेकिन यहां पार्टनरशिप के केस में फर्म किसको कहेंगे? तो पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फर्म। ठीक है। अगर आप कलेक्टिवली बात करें तो 4 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो चारों पार्टनर इंडिविजुअली पार्टनर है, लेकिन एक साथ सब क्या है? फर्म है। क्या है बेटा? फर्म है। बात समझ में आया? फर्म नेम किसको बोलते हैं? द नेम अंडर व्हिच द बिजनेस इज गेटिंग ऑपरेटेड, वो नाम जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट होता है। जैसे राम एंड श्याम ब्रोज अभी लिखवा है ना, अभी बोले है ना, राम एंड श्याम ब्रोज, वो 2 आदमी मिलकर बिजनेस चला रहा है, तो वो क्या है? फर्म का नाम है। एम आई क्लियर? अरे बोलो। चलिए ये हो गया आपका फर्म नेम, फर्म और पार्टनर्स। अब है
आपका पार्टनरशिप डीड, जो मेन मुद्दा हमारा है पार्टनरशिप डीड है। तो बच्चों अभी हम लोग डीड जानेंगे और डीड का जो कंटेंट होता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि डीड में क्या क्या कंटेंट शामिल होता है। बहुत जरूरी है आपका जो, मैं आपको पहले बता दूं पार्टनरशिप डीड के बारे में, उसके बाद फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिजनेस आप अकेले करते हैं, सोल ट्रेड करते हैं, तो सोल ट्रेड में आप किसके साथ डील करिएगा? खुद के साथ थोड़े ना डील बनाइएगा, खुद के साथ डील नहीं बनता है, बस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, कि फलाना बिजनेस, अगर आप रजिस्ट्रेशन वो भी कराना चाहते हैं तब। आप रोड पे बहुत सारा दुकान है, बहुत सारा बिजनेस है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा, रजिस्ट्रेशन कराने का नुकसान, नुकसान तो बहुत सारा नहीं है, फायदा भी है, और फायदा ही फायदा इससे होता है। बहुत सारा रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा है, अगर बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे हम लोग आगे किसी दिन थ्योरी में। अभी हम लोग बात करेंगे डीड के बारे में। डीड क्या है? अगर हम किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में किसी के साथ आना चाह रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति के साथ एक कागज पे एक एग्रीमेंट तैयार करेंगे। एग्रीमेंट का मतलब ही है अग्री, क्या लगा हुआ उसमें? एग्री, सहमत, और एग्रीमेंट मतलब सहमति पत्र, समझौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। क्या बोलते हैं? साझेदारी समझौता बोलना अच्छा नहीं होगा, हालांकि मतलब साझेदारी समझौता ही होता है, लेकिन साझेदारी समझौता बोलना उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं साझेदारी संलेख। द डॉक्यूमेंट विच इज बेस्ड, द डॉक्यूमेंट ऑन विच द पार्टनरशिप इज बेस्ड, जिसके आधार पे पार्टनरशिप बेस्ड होता है, वो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब डीड में क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके आधार पे साझेदारी फ्रेम किया जाता है। क्या किया जाता है? अ डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड एंड कंटेन्स ऑल द डिटेल्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। जो बोले आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, धीरे से फिर से बोल देते हैं। अ डॉक्यूमेंट, अ पेपर विच कंटेन एंड रिक्वायर्स ऑल द डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशंस एंड कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। हम भारत के लोग किसको फॉलो करते हैं? संविधान को फॉलो करते हैं। भारत का जो संविधान है उसको फॉलो करते हैं। उसके द्वारा जो हमें आजादी दी जाती है, बोलने का, खाने का, रहने का, पहनने का, है ना, और जैसा चाहे वैसा घर बनाने का, है ना, जहां चाहे प्रॉपर्टी खरीदने का। पहले जम्मू कश्मीर में अलाउड नहीं था, वहां भी अलाउड है, ठीक है। तो ये चीजें हमें मिलती है संविधान से। तो संविधान में इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, इतने सारे प्रोविजंस है, जिसको पढ़ करके लोग, बड़े बड़े लॉयर्स लोग अपना अपना बड़ा बड़ा केस डिफेंड करते हैं, क्रिमिनल्स को भी छुड़ा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि किस तरीके से इसको छुड़ाया जा सकता है। आई एम नॉट टेकिंग इट नेगेटिवली, आई एम टेकिंग इट पॉजिटिवली। अगर बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बड़े बड़े वकील हैं, उन लोगों ने उतनी पढ़ाई की है कि उनके पास इतनी क्षमता है कि बेगुनाह को सजा दिलवा देंगे, और जो गुनाहगार है उसको निकलवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा है। पढ़ाई का फर्क है, पढ़ाई का फर्क है, पढ़ाई का ही असर है बस। ये तो आपके कोर्ट वकील तो आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लेवल हैं, ठीक है, लोगों का अपना अपना लेवल है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी सारी चीजें हमारे आसपास में जो हम जिसको फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो पार्टनरशिप जब हम करेंगे किसी के साथ, तो हम जिन जिन मुद्दों पे अगले के साथ क्लियर होना चाहेंगे, वो सब मुद्दा किस में आएगा? दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म टू एक्सप्लेन पार्टनरशिप डीड। हम जिन जिन मुद्दों पे आपसे सहमत होना चाहेंगे, ए भाई तुम 5 लाख लगाएगा, हम भी 5 लाख लगाएंगे, तो कैपिटल पे क्लियर हो गए। प्रॉफिट होगा तो तुमको 40% देंगे, 60% हम अपने रखेंगे। क्या है? तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं। अब तुम सहमत है तो साइन करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। समझ रहे बात? तुम इतना पैसा लगाएगा, अगर बिजनेस में तुम कभी लोन देता है या हम देते हैं बिजनेस को लोन, तो इस पर तुमको 6% या 8% या 10% जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा। तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है, तुमको इतना सैलरी मिलेगा, तुमको इतना कमीशन मिलेगा, ये सारी चीजें, ऑल द थिंग्स विच यू वांट टू डील विथ योर पार्टनर,
आर जस्ट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। एम आई क्लियर? जितना कुछ आपको अपने साझेदार के साथ डील करना है उन सब को यहां मेंशन कर दीजिए। जनरल कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन जनरल पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे। अब आप बिजनेस में कितने सारे पॉइंट डील करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड में, इसके डेफिनेशन को क्लियर कर लिए। साझेदारी संलेख बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। और आपको मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो पार्टनरशिप डीड होता है, आपका क्वेश्चन यही होता है, हम लोग को बताया नहीं गया था। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप में मिलेगा, जो आगे चलकर क्वेश्चन देखेंगे ना, राम और श्याम पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं, ये रेशियो है, इतना कैपिटल लगाया है, इतना ये किया, वो डीड ही होता है। क्या होता है वो? उसी डीड को पढ़ के उसको सॉल्व करना होता है आपको। तो कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? डीड। ठीक है, हिंदी में डिफाइन कर दें। साझेदारी संलेख से अभिप्राय एक ऐसे प्रलेख से है, एक ऐसे डॉक्यूमेंट से है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों का ब्यौरा होता है। Am I clear? ये सादा पेपर नहीं होता है, स्टाम्प पेपर होता है। आप लोग स्टाम्प पेपर पर कोई चीज होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद उस पर पार्टनर का साइन होता है, दोनों का साइन होगा। रजिस्ट्रार का बिजनेस को करा रहे हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस से भी साइन होगा, तो वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों के? अब इसमें होता क्या है, कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बता दूं, 4-5, बाकी होता बहुत सारा चीजें, और घर पे जाके देखिएगा। सबसे पहला होगा इसमें नेम। देखो यहां नेम्स, उसके बाद एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर। एक के लाइन में क्लियर कर देते हैं। हाँ बोलेगे सर ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर तो बिजनेस करने के लिए आया है। नहीं, आप मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं बैंक में। कहां पे जॉब करते हैं? शिवम मान लीजिए बैंक में जॉब करता है, और साहिल जो है वो फुल टाइम बिजनेसमैन है। क्या है? अरे सुनो मेरी बात, शिवम बैंक में जॉब करता है। कहां जॉब करता है? बैंक में। 9 to 5 का जॉब है शिवम का, मैनेजर है, अच्छा पोस्ट पे है, सेविंग करके रखा है 50 लाख रुपया। कितना? 50 लाख रुपया सेविंग करके रखा है, वो मैनेजर है। क्या है? मैनेजर है। तो शिवम जो है, उधर जाके बैठो, ऑफिस में बैठो आगे। तो शिवम बोला कि भाई देखो हमको, साहिल का दोस्त था, साहिल फुल टाइम बिजनेसमैन था, साहिल भी उसी के हिसाब से बिजनेस में ही पैसा है ना भाई, ऐसा थोड़े ना कि नहीं है। साहिल फुल टाइम बिजनेसमैन था। साहिल का एक दुकान था आपको भगवानपुर में यहाँ पे, और एक दुकान ये दोनों मिलकर के बैरिया में खोलने वाला था। कहां पे? तो शिवम बोला देख भाई हम तो टाइम नहीं दे पाएंगे, हम टाइम नहीं दे पाएंगे। 5 बजे बैंक से आते हैं तो हम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम दुकान पे रह सकते हैं। दोनों बिजनेस कर रहा है, साहिल खुद भी है और स्टाफ को भी रखे हुए है। ठीक है, क्योंकि उसको अपना दुकान भी संभालना है जो पहले से है, वहां उसमें कोई पार्टनर्स नहीं है। लेकिन दूसरे जगह जहां बिजनेस किया है वहां पे उसका पार्टनर है, वहां पे कौन? शिवम। तो शिवम बैंक में होते हुए भी बिजनेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। तो इसको बोलते हैं नेम्स। यहां लिखेंगे साहिल, शिवम, एड्रेस भगवानपुर, बैरिया, जो भी है, ये पार्टनर का एड्रेस है। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स, कौन क्या करता है? ये फुल टाइम बिजनेसमैन है, वो फुल टाइम जो है वो बैंकर है। क्या है? समझ में आ रही है बात? दूसरा होगा नेम, एड्रेस एंड मेन बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म आप समझ में आया? फर्म, नाम, आपका नाम तो हो गया। अब फर्म का नाम मतलब बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस कहां सिचुएटेड है वो। ठीक है, और तीसरा फर्म का मेन बिजनेस क्या है, जूता बनाती है कि बेल्ट बनाती है कि कपड़ा बनाती है कि खाने पीने का सामान करती है, बिजनेस करती है, किस चीज में डील करते हैं, वो वहां पर मेन बिजनेस लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। मैं मेन 3-4 मुद्दा बता देता हूं क्योंकि टाइम हो चुका है। देखिए तीसरा पॉइंट है आपका कैपिटल
कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ द पार्टनर। हर पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, वो कितना लगाया, वो कितना लगाया, क्लियर होगा ना, लिखा रहेगा उसमें। चौथा, इसको अमाउंट लगा दो, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ द पार्टनर्स। उसके बाद आता है बेटा इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ किस अनुपात में बटेगा, 2:1 में, 1:1 में, 5:3 में रेशियो रहेगा, क्लियर लिखा रहेगा कि इस रेशियो में बटेगा। पांचवा, मोड ऑफ, जो मुझे ऐसे याद तो मुझे सारा आ रहा है लेकिन पूरा नहीं लिख पाऊंगा, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो इसको, मैंने क्या लिखा पांचवा, पहला लिखा नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। दूसरा क्या लिखा, नेम्स एड्रेस एंड मेन बिजनेस ऑफ फर्म। समझ में आया बात। तीसरा क्या है, कितना कैपिटल कौन पार्टनर लगाया है, मोहन कितना लगाया, राम कितना लगाया, शिवम कितना लगाया, और ये कितना लगा, पैसा का क्लियरेंस हो जाएगा कौन कितना लगा रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस बढ़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स के बीच में विवाद होगा तो आपस में बैठ के सलटेगा कि पंचायती करेगा कि कोर्ट में डायरेक्ट जाएगा, वो क्लियर पहले ही रहेगा। समझ में आ रही बात, वो पहले ही लिखा जाएगा कि अगर हमारे बीच कभी विवाद होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, पहले लिखा जाएगा। ना तो वो कहेगा चलो पंचायती करो, वो कहेगा नहीं चलो कोर्ट में चलो, हमारे पास पंचायती का टाइम नहीं है, हमको बैंक रहता है, वो तो स्टाफ को बैठा के चला आएगा। बात समझना है, एक एक पॉइंट को जितना क्लियर कर लीजिएगा ना, चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। अभी तक 11th का कोई चैप्टर टफ लगा है, एकदम आराम से बनाते चले आए हैं, क्योंकि थ्योरी को गौर से सुना है आपने, और जो प्रॉब्लम हुआ उसको मेरे साथ खुल करके डील किया है। जो नहीं समझेगा उसके लिए बोझ बन जाएगा, क्लियर कर रहा है। एक चैप्टर नहीं है कि सर ये चैप्टर छोड़ देंगे ना तो अगला चैप्टर से हमको समझ में आने लगेगा, क्योंकि सब में इसका जरूरत पड़ेगा, डीड हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। फ्यूचर आपका है, टेंशन हमको हो रहा है। ये हो गया मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। उसके बाद आप लोग अमाउंट एंड टेन्योर ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का नाम सुना है आप लोगों ने, बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से कुछ निकालता है अपने खुद के यूज के लिए, तो वो भी है कि अमाउंट एंड टेन्योर ऑफ ड्राइंग्स, कब पैसा निकाल सकता है और कितना निकाल सकता है। 25 लाख लगाया, आप 5 लाख निकाल लिए तो बिजनेस से पैसा निकल गया, तो कैपिटल नहीं है तो फिर मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, शरीर में खून का कमी हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां होती है, बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा तो फिर उसमें भी परेशानी होगी। इसलिए आपको बताया जाएगा कि एक पार्टनर कैसे होता है कि हाँ एक हो गया है छुट्टी पर तो दूसरा एम्प्लॉय नहीं जाएगा, 4 एम्प्लॉय आपके पास में है तो क्या एक बार में आप 3 को छुट्टी दे दीजिएगा। उसी तरह से अगर अमाउंट आपके पास में पड़ा हुआ है तो उस अमाउंट को आप सब मतलब एक ही बार बोलिए ठीक है पार्टनर है तो आप मालिक है तो आप निकाल लीजिए, निकालने का अलाउंस होगा, उसमें लिखा रहेगा कि इतना से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, तो होगा अमाउंट एंड टेन्योर ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैपिटल, ड्राइंग्स कैपिटल एंड लोन, ठीक है। मान लीजिए कि बिजनेस पार्टनर ने ड्राइंग किया तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए फायदा है, पार्टनर के लिए नुकसान है। कल ही ने बताया है, फर्म के लिए जो फायदा है वो पार्टनर के लिए क्या है, नुकसान है, और फर्म के लिए जो नुकसान है वो पार्टनर के लिए फायदा है। फर्म देगी तो पार्टनर लेगा, पार्टनर देगा तो फर्म लेगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं उस पर भी इंटरेस्ट होगा तो उसका भी रेट पहले क्लियर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोन, अगर किसी पार्टनर ने मान लीजिए कि अब बिजनेस में 50 लाख लगाने के बाद भी दोनों का बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, 5 लाख रुपया कम पड़ रहा है, लोग जिस ब्रांड का जूता खोजता है वो ब्रांड का जूता नहीं है, तो 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके पटना से माल मंगा रहा है, अब उसके लिए पैसा नहीं है, तो शिवम बोला कि बैंक से ले लो, साहिल बोला नहीं नहीं बैंक से नहीं लेंगे, हम अपना पैसा लगा देते हैं, जो बैंक इंटरेस्ट लगा वो हमको दे देना।
बात समझ में आ रहा है? तो जो बैंक से लोन लेते हो बैंक लोन होता, तो उस पर भी इंटरेस्ट पे करना होता, लेकिन यहां एक पार्टनर ने लगाया है लोन, तो वो क्या है? पार्टनर लोन है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। समझ में आ रही है बात? लॉक कर दें? ठीक है, वो सब पहले से क्लियर होगा। किसके किस पे इंटरेस्ट लगता है? ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगता है, कैपिटल पे लगता है, लोन पे लगता है। ये ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर के लिए क्या है? नुकसान है। फर्म के लिए क्या है? फायदा है। ये कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या है? फर्म के लिए नुकसान है, पार्टनर के लिए फायदा है। अगर हमने 50 लाख लगाया है तो 50 लाख पे इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो फर्म के लिए नुकसान है, वो प्रॉफिट में से घटेगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा। वो याद है? इंटरेस्ट पीएल के डीआर से डालते थे, है ना? और लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, याद है? पीएल के डीआर से डालते थे। कल मैंने बताया चार्ज और एप्रोप्रिएशन, कल भी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो चार्जेस जितना भी होता है सब डल जाता है पीएल अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन जो होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में चला जाता है। समझ में आ रही है बात? उसके ऊपर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छा, 8वां पॉइंट, मोड ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। कब एडमिशन होगा, कैसे एडमिशन होगा, फर्म में नया पार्टनर कैसे आएगा? दो लोग हैं, शिवम है, साहिल है, पार्टनर दोनों है, और हमको इंटर कराना है बिजनेस में। साहिल चाह रहा है लेकिन शिवम नहीं चाह रहा है। जब तक दोनों नहीं चाहेगा तब तक हम इंटर नहीं कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एडमिशन, किसी साझेदार का एडमिशन कैसे होगा, उसका रिटायरमेंट कैसे होगा, डेथ कैसे डेथ होगा तो उसमें अकाउंटिंग क्या होगा, यहाँ पर अकाउंटिंग मोड लिख सकते हैं। अकाउंटिंग मोड ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ एंड डिसोल्यूशन। डेथ एंड डिसोल्यूशन का मतलब फर्म जब समाप्त होगा, अभी तो फर्म शुरू हो रहा है, फर्म जब समाप्त होगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ प्रोसीजर होता है ना, हाँ? हॉस्पिटल से लाना, फिर 10-12 दिन बाद वो नामकरण संस्कार, वो छठी संस्कार, ये सब होता है ना, छोटा मोटा पार्टी। तो लोग मरता है तो भी प्रोसेस होता है ना, फिर वही 12 दिन 13 दिन का प्रोसेस होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे शुरुआत हुआ तो कुछ प्रोसेस के साथ हुआ, तो समाप्त होगा तो भी कुछ प्रोसेस होगा, तो इसको डिसोल्यूशन कहते हैं, समाप्ति को। ठीक है, वाइंड अप क्या बोलते हैं? वाइंड अप, बढ़िया बिस्तर समेटना। ठीक है, कल को बिजनेस नहीं करना दोनों को, तो क्या करेगा? डिसोल्यूशन करेगा। 4 गो चैप्टर तो यही लिख दिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, 4 गो यही हो गया। एगो फंडामेंटल हो गया 5 गो, एगो हो गया गुडविल 6 गो, एगो हो गया चेंज इन पीएसआर 7 गो। 7 चैप्टर तो इसी पढ़ा हुआ है। आज 7 चैप्टर से यार आपको 50 नंबर। एगो डिसोल्यूशन अकेले 25 नंबर का है, बाकी 6 चैप्टर 25 नंबर का, और डिसोल्यूशन अकेले 25 नंबर का है। अब नहीं समझ पाएंगे इंपॉर्टेंस को तो नहीं होगा। और जो कभी कभी बहुत ज्यादा अंदर से जब गुस्सा निकलता है तो अपने लिए नहीं निकलता है, जिनका छूटा उनका छूट गया ना। सामने बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको बुक में दिया होगा लगभग 17-18 को एडजस्टमेंट, देखो 17-18 पॉइंट है उसमें, उसको बस एक बार नोट कर लीजिएगा। आई वांट इन एवरी कॉपी, आपको उस सबको 17-18 पॉइंट को, जितना भी पॉइंट है जो डीड में होता है उस सबको आपको कॉपी में रखना है, और एक छोटा सा परफॉर्मा खींच के लाना। देखिए आपको उसमें नोट वाला सिंबल बना होगा ऊपर में, है क्या डीड का, है ना? उसको जरूर बना लीजिएगा छोटा सा परफॉर्मा, और लास्ट में दोनों पार्टनर का सिग्नेचर होता है, तब जाकर के उसका जो है वो वैलिडेशन बढ़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लॉक कर दिया जाए आज के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आगे। और पार्टनरशिप डीड को बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है। नहीं समझ में आए एक एक पॉइंट हमको फिर से बोलिए, हम फिर से बताएंगे। इसमें ज्यादा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब नहीं करना है। 11th से बिल्कुल डिफरेंट हो गया, अब उससे अपर लेवल की चीजें हो गई। मैंने क्या कहा कि ना ट्रेडिंग बनाने मिलेगा ना पीएल बनाने मिलेगा। बनाने क्या मिलेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। लोन अकाउंट बोलेगा, करेंट अकाउंट बोलेगा, जरूरत पड़ेगा तब। तो अभी हम लोग फंडामेंटल को लगभग 1 सप्ताह रगड़ेंगे, तब जाकर के आपको थोड़ा सा बुद्धि खुलेगा कि अच्छा इसमें करना क्या है। Am I right? चलिए ठीक।